तो 13 दिसंबर को संसद में घुसपैठ के मामले में एक नई जानकारी सामने आई है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सदन में कूदने वाला मनोरंजन बजट सत्र के दौरान भी दर्शक दीर्घा में बैठ चुका था और उसका मकसद संसद की सुरक्षा और लोकसभा की दर्शक दीर्घा की रेकी कर पूरे सिस्टम का जायजा लेना था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि लोकसभा में घुसने वाले दोनों आरोपी सागर शर्मा और मनोरंजन दर्शक दीर्घा में पहली पंक्ति में प्लानिंग के तहत बैठे थे ताकि सदन के अंदर कूदने में आसानी हो। दोनों को पता था कि अगर दर्शक दीर्घा में पीछे की पंक्ति में बैठे तो कूदना संभव नहीं हो पाएगा। इस प्लानिंग का सूत्रधार मनोरंजन था, क्योंकि वो रेकी के दौरान बजट सत्र में एक बार संसद भवन की दर्शक दीर्घा में पहली पंक्ति में जाकर के बैठ गया था। इसीलिए आरोपियों को पता था कि चेकिंग के वक्त से संसद भवन पहुंचना है ताकि लाइन में आगे रहकर दर्शक दीर्घा में पहली पंक्ति में बैठने को मिल सके और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। हुआ भी ऐसा ही। दोनों सुबह सुबह ही संसद भवन पहुंच गए। उन्हें दर्शक दीर्घा में पहली पंक्ति में जगह मिल गई और वो अपनी योजना में कामयाब हो गए, लेकिन आरोपी अपने बयान बार बार बदल रहे हैं। इसीलिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल सभी 6 आरोपियों के बयानों का मिलान करने की कोशिश कर रही है। पुलिस जानना चाहती है कि कौन कितना सच या झूठ बोल रहा है। स्पेशल सेल सूत्रों के मुताबिक शुरुआती तौर पर बयानों में विरोधाभास लग रहा है, इसलिए सभी के बयानों को मैच कराया जा रहा है जिससे पता चल सके कि असली कहानी क्या है। स्पेशल सेल सूत्रों ने बताया कि 2 से 3 आरोपी कट्टर विचारधारा से प्रेरित लग रहे हैं, हालांकि वो सोशल मीडिया से प्रेरित लग रहे हैं। स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक सभी आरोपियों के लिखित बयान दर्ज किए गए। सभी आरोपियों से अलग अलग पूछताछ कर बयान भी रिकॉर्ड किए गए हैं। तो संसद में घुसपैठ की तफ्तीश में एक और शख्स दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की रडार पर आया है और इस शख्स की पुलिस अब तलाश कर रही है। और स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक ये शख्स भी ललित झा के संपर्क में था। जांच में पता चला कि इस शख्स का नाम सौरभ चक्रवर्ती है। ललित झा ने सौरभ चक्रवर्ती को एक वीडियो भेजा था और वीडियो के साथ लिखा था, प्रदर्शन किया, सर्कुलेट करो, जय हिंद। स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक इस मामले में सभी 6 आरोपियों से जुड़े हर संदिग्ध कनेक्शन को खंगालने के लिए अलग अलग टीम काम कर रही है। सभी आरोपियों से अलग अलग पूछताछ भी की जा रही है। संसद घुसपैठ केस की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने सभी आरोपियों के जले फोन राजस्थान से बरामद कर लिया और इस बीच जी न्यूज की टीम वहां पहुंची जहां पर ललित और महेश ने फोन को जलाया था और संसद कांड के सबूत नष्ट करने की कोशिश की थी। दिल्ली से करीब 450 किलोमीटर दूर नागौर के कूचामन सिटी के पास त्रिशंगिया गांव के होटल पर महेश कुमावत ने ललित को रुकवाया था। ये जो होटल आप देख रहे हैं, इसी होटल पर आरोपी ललित झा अपने दोस्त महेश कुमावत के साथ यहाँ पर रुकता है और यहाँ रुकने के बाद जो 4 मोबाइल ललित के पास थे उन्होंने आग के हवाले कर दिया था। और इसी जगह पर यहाँ जो आप देख रहे हैं ये पूरा एरिया, इसी जगह पर उन्होंने 4 मोबाइल जो कि सेंधमारी जो संसद में की थी उसमें जो सबसे बड़े सबूत थे, ये 4 मोबाइल फोन उन आरोपियों के थे जिन्होंने संसद में घुसकर हंगामा खड़ा किया था, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने अपने मोबाइल फोन ललित को सौंप दिए थे। तो ललित झा 4 मोबाइल फोन लेकर के कूचामन सिटी पहुंचा था जहां उसका दोस्त महेश कुमावत पहले से ही मौजूद था। महेश ने इसी ढाबानुमा होटल में ललित के रहने का इंतजाम किया था, क्योंकि महेश कुमावत इस होटल में पहले भी आया जाया करता था। कोरोना के दौरान होटल के मालिक की भी महेश कुमावत से जान पहचान हुई थी। उनका आना जाना था। उसके बाद में वो यहाँ आया था, मुझको पता था भाई ये होटल है, ये यहाँ रुकने की जगह है। मेरे पास बिस्तर नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। वो कहाँ से बिस्तर लाए, कंबल लाए, कहाँ लाए पता नहीं। 13 दिसंबर की शाम करीब 7 बजे दोनों ने होटल के बाहर मैदान में हाथ सेकने के लिए आग लगाई और हाथ सेकने के बहाने उन्होंने मोबाइल फोन उसी आग में जला दिए। तो कितने पुलिस वाले आए थे आपके पास? अब गिनती तो मेरे को पता नहीं, 3 गाड़ियाँ थी। अच्छा, कुछ बताया था पुलिस वालों ने आपको क्या हुआ है? पुलिस आई तभी मेरे को पता चला भाई ये कांड के। मेरे कांड को ही बताया नहीं, मेरा तो छोटा वाला मल्टीमीडिया फोन है। वो मल्टीमीडिया नहीं है, छोटा कीपैड वाला फोन है। मेरे को पता ही नहीं था। मेरा पता होता तो मैं यहाँ से पुलिस बुला के पकड़ देता हूँ। ललित और महेश भंवरलाल को ये कहकर कि वो जयपुर में जॉब करेंगे, वहां से अगली सुबह चले गए। होटल के सामने महेश और ललित ने जहां आग लगाई थी उसकी राख रविवार को भी जस की तस पड़ी थी। दिल्ली पुलिस की टीम रात से फोन के अवशेष ले गई, लेकिन अभी भी वहां फोन के कुछ अवशेष मिले जो मोबाइल फोन के ही लगते हैं। राख को कुदरने पर कुछ और अवशेष मिले। ढाबा है, उस
ढाबे के ठीक सामने ही यहाँ पर बैठ करके जो ललित झा है, महेश है, उसने यहाँ जो फ़ोन है उनको आग के हवाले कर दिया था। और फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि यहाँ ये जो तमाम जो मोबाइल के जले हुए अवशेष, ये एक चिप जैसा लग रहा है जो कि मोबाइल में होता है, ये वो है। भंवरलाल को भनक भी नहीं लगी कि आग में मोबाइल फोन जलाए जा रहे हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने भंवरलाल का बयान रिकॉर्ड कर लिया है और यहां से सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। ललित झा ने मोबाइल फोन को सिर्फ जलाया ही नहीं था, दिल्ली से नागौर के कूचामन सिटी की ओर आते हुए उसने रास्ते में मोबाइल को तोड़कर उसके कुछ पार्ट्स भी फेंके थे। और जी मीडिया की टीम उस जगह पर भी पहुंची जहां मोबाइल फोन के पार्ट्स फेंके गए थे। तोड़ने के बाद उसे कूचामन सिटी के इसी स्पॉट पर फेंक दिया था और यहाँ पर पुलिस ने उन टुकड़ों को बरामद कर लिया। और फिर उसके बाद में जो आरोपी ललित झा और जो महेश थे, उन्होंने मोबाइल फोन के बचे हुए जो टुकड़े थे उनको आग के हवाले कर दिया था, जिसके जो अवशेष हैं वो दिल्ली पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने मोबाइल फोन के पार्ट्स और जले हुए अवशेष एफएसएल को भेज दिए हैं। पुलिस संसद भवन के बाहर सीसीटीवी में ललित झा की तस्वीरों को भी बारीकी से खंगाल रही है। साथ ही दिल्ली से नागौर तक के सड़क रूट की भी जांच कर रही है। जी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद राजस्थान की पुलिस कूचामन सिटी के उस होटल पर पहुंची जहां आरोपी ललित और महेश रुके हुए थे और 4 मोबाइल फोन को आग के हवाले किया था। राजस्थान पुलिस के अधिकारी यहां पहुंच गए हैं और इसी के साथ लगातार जी न्यूज इस स्पॉट पर पहुंचा और उसके बाद यहां से जो अवशेष थे जले हुए वो पुलिस ने यहां से बरामद किए हैं। और उसके बाद से जो होटल के मालिक हैं भंवरलाल, उनसे बात कर रहे हैं, उनसे पूछताछ करेंगे। पूरा जो टीम यहाँ पहुंची थी, दिल्ली पुलिस की टीम, उसके बारे में जानकारी ली जाएगी। कूचामन सिटी की पुलिस ने होटल के चप्पे चप्पे की छानबीन की। आरोपी ललित और इसी के साथ में जो महेश है वो आकर के यहीं पर ही सो गया था और फिर उसके बाद अगले दिन वो यहाँ से निकल जाता है। जो टीम यहाँ पहुंची वो लगातार जो महेश है के बारे में पूछ रहे हैं और इसी के साथ यहाँ पर जो तमाम अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं, तमाम जो जानकारियाँ हैं वो जुटाने की कोशिश कर रहे हैं और ताकि पूरा जो सीक्वेंस है वो पता चल सके। और इसी वजह से दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम यहाँ पहुँची थी। कूचामन सिटी की पुलिस ने होटल की गहनता से छानबीन की और जरूरी जानकारी और सूचनाएं इकट्ठा की। महेश कुमावत का घर कूचामन सिटी में ही है। जी मीडिया की टीम महेश के घर पर पहुंची। महेश का घर अभी नया बना है। घर पर उसके 2 भाई और भी रहते हैं और महेश के पिता के मुताबिक महेश मकान बनाने का काम करता था। ये आप देख रहे हैं महेश कुमावत का घर है। यहीं पर ही महेश कुमावत यहाँ पर रहता था और यहाँ पर जो काम बता रहे हैं कि वो जो घर बनाने का जो काम है वो यहाँ पर करता था। उसके परिवार के तमाम लोग भी यहाँ पर रहते हैं और उनके जो पिताजी हैं रूप नारायण, उनका कहना है कि महेश के बारे में वो क्या कर रहा है और क्या करने वाला है, इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। महेश के पिता को यकीन नहीं हो रहा है कि उनका बेटा ऐसा कुछ करेगा। उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन अपने बेटे की हरकत से वो हैरान है। संसद की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर के जारी सियासत के बीच में प्रधानमंत्री ने बड़ा बयान दिया है। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख जताया और कहा कि संसद में हुई ये घटना काफी चिंताजनक है और इसकी गहराई तक जाना बेहद जरूरी है। अपने इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि संसद में जो घटना हुई उसकी गंभीरता को जरा भी कम नहीं आंकना चाहिए। इस मामले में स्पीकर महोदय पूरी गंभीरता के साथ जरूरी कदम उठा रहे हैं और जांच एजेंसियां इस मामले की सख्ती से जांच कर रही हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इसके पीछे कौन कौन से तत्व हैं और उनके मंसूबे क्या हैं, और ऐसा करने पर ही मामले का समाधान निकल सकेगा। दरअसल विपक्ष के नेता लगातार ये मांग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री इस घटना को लेकर के सदन में आकर बयान दे, जिसके बाद प्रधानमंत्री की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। पीएम मोदी ने इस मसले पर विपक्ष को भी नसीहत दी और कहा कि ऐसे गंभीर विषयों पर वाद विवाद या प्रतिरोध से बचना चाहिए। संसद की सुरक्षा चूक मामले पर प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया आने के बाद भी इस पर सियासत नहीं थमी। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सदन में बयान की मांग पर विपक्ष लगातार अड़ा रहा।
और कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने इस मामले पर सदन के बाहर पीएम मोदी के बयान पर ही सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी इस मसले पर सदन के अंदर बयान दें। स्वयं प्रधानमंत्री जी को जो बात सदन के बाहर कह रहे हैं वो अंदर क्यों नहीं कहते? जिनसे संबंधित है उनको क्यों नहीं बताते? गृह मंत्री जी को वक्तव्य क्यों नहीं देते और यही सारी बातें सदन के अंदर क्यों नहीं कहते? विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया और ऐसे गंभीर मुद्दों पर भी राजनीति करने का आरोप लगाया। ऐसे मामले को तूल दे रहे हैं जो मामला देश की संसद की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और जिसकी जांच चल रही है। ऐसे जांच के विषय जब चल रहे हों और वो संसद से जुड़ा हुआ मामला हो तो यह कोई मुद्दा नहीं है। देश की संसद की सुरक्षा में हुई भारी चूक के मुद्दे पर विपक्षी दलों और सरकार के बीच में टकराव लगातार जारी है। इससे पहले संसद की सुरक्षा चूक मसले पर राहुल गांधी ने भी केंद्र को घेरने की कोशिश की थी। राहुल गांधी ने इसके लिए केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संसद पर हमले जैसे संवेदनशील मुद्दे को भ्रष्टाचार और महंगाई से जोड़ने पर राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर देश को बदनाम करने का आरोप लगा दिया। आज जांच हो रही है, इसका भी दर परत खुलेगा तो किसान आंदोलन की तरह सारे चेहरे बेनकाब होंगे राहुल गांधी। वहीं आरजेडी नेता मनोज झा ने संसद की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। मैं समझता हूँ ना कि सुरक्षा को लेकर के जो दृष्टिकोण होना चाहिए उसका अभाव है। आपको विपक्ष के सांसद कुछ मौलिक सवाल पूछते हैं, उससे भी परहेज है। जबकि विपक्ष ने केंद्र सरकार पर वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश का आरोप लगाया। संसद की सुरक्षा में सेंध को लेकर के विपक्ष के हमलों के बीच में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सभी सांसदों को चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में स्पीकर महोदय ने विपक्षी सांसदों से निलंबन पर स्थिति स्पष्ट की है और लोकसभा से विपक्ष के 13 सांसदों के निलंबन को 13 दिसंबर की घटना से जोड़ने को गलत बताया। विपक्ष के सांसदों के निलंबन पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सांसदों के निलंबन और सदन में 13 दिसंबर को हुई घटना में कोई संबंध नहीं है। सदस्यों का निलंबन पूरी तरह से सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए है। संसद के नए भवन के उद्घाटन के समय हमने संकल्प लिया था कि सदन के अंदर तख्तियां लाने से परहेज करेंगे और हम सदन में हंगामा नहीं करेंगे। इसके साथ ही लोकसभा स्पीकर ने संसद की सुरक्षा चूक पर दुख जताया और बताया कि सांसदों के सुझाए गए सभी विषयों पर तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साथ ही इस मामले की जांच के लिए 2 कमेटी भी बना दी गई है। संसद की सुरक्षा में चूक पर 14 दिसंबर को सदन में जोरदार हंगामा हुआ था। हंगामे की वजह से संसद की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी थी, जिसके बाद विपक्ष के 13 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था और तभी से विपक्ष लगातार हमलावर है, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ने सभी सांसदों को चिट्ठी लिखी और कहा कि 13 सांसदों के निलंबन को 13 दिसंबर की घटना से जोड़ना गलत है। सदन के अंदर अनुशासनहीनता के खिलाफ कार्रवाई को राजनीतिक रंग देने पर बीजेपी ने भी विपक्ष पर हमला बोला। जो कुछ माननीय सदस्य सस्पेंड हुए, वो सस्पेंशन का इस वारदात से कोई लेना देना ही नहीं है। ये 2 अलग अलग विषय हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि विपक्ष के सांसदों ने सदन की गरिमा को तार-तार कर दिया था, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने ये फैसला किया। राजनीतिक नेता अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं और सुर्खियों में अपने लिए विशेष जगह बटोरना चाहते हैं, वो स्पीकर महोदय के इस निवेदन को नकार रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि विपक्ष के कई सांसदों ने आरोप लगाया कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया और संचार साथी पोर्टल की मदद से ऐसे मोबाइल फोन कनेक्शन की पहचान की जिन्हें फर्जी दस्तावेज से हासिल किया गया था। संचार मंत्री देवू सिंह चौहान ने संसद में बताया कि फर्जी पहचान पत्र के जरिए हासिल 55 लाख मोबाइल नंबर को बंद कर दिया गया। यही नहीं, सरकार ने साइबर क्राइम और वित्तीय फ्रॉड में शामिल 1,32,000 हैंडसेट को ब्लॉक कर दिया, जबकि लोगों की तरफ से शिकायत मिलने पर 13,42,000 कनेक्शन को ब्लॉक किया गया। इसके लिए भारत सरकार ने संचार साथी पोर्टल से फर्जी दस्तावेज पर हासिल किए गए सिम कार्ड की पहचान की, क्योंकि इस पोर्टल को साइबर अपराध और ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के मकसद से डिजाइन किया गया है। संचार साथी पोर्टल से यह पता लगाया जा सकता है कि आपके आधार, वोटर आईडी कार्ड या अन्य दस्तावेज से किसी दूसरे ने सिम कार्ड तो नहीं खरीदा। ऐसा होने पर कोई भी आदमी ऐसे मोबाइल नंबर के खिलाफ शिकायत कर सकता है। तेलंगाना में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड में शामिल हुए।
तेलंगाना में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 212वें ऑफिसर्स कोर्स की कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने परेड को संबोधित करते हुए कहा कि समय के साथ नई तकनीकों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में पीएसी के 76वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम योगी ने पीएसी के जवानों को बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि शांति व्यवस्था में पीएसी का अहम योगदान रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र के बीच में INDIA गठबंधन ने 19 दिसंबर को दिल्ली में अपनी चौथी बैठक बुलाई है। इस दौरान विपक्षी दलों के बीच 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर चर्चा हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक रामविचार नेताम ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ ली। इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई वरिष्ठ नेता वहां मौजूद रहे। और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। संसद सुरक्षा चूक मामले से जुड़ी ये खबर है। लखनऊ में दिल्ली पुलिस की टीम का एक्शन देखने को मिला। आरोपी सागर शर्मा के घर पहुंची है पुलिस। सागर शर्मा के घर वालों से सवाल जवाब दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम इस वक्त कर रही है। संसद सुरक्षा चूक मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लखनऊ में दिल्ली पुलिस की टीम का एक्शन देखने को मिला है। आरोपी सागर शर्मा के घर पहुंची है पुलिस और सागर शर्मा के घर वालों से सवाल जवाब कर रही है। इधर दिल्ली मेट्रो से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर एक महिला की साड़ी और जैकेट मेट्रो के गेट पर फंस गई, जिसके बाद हादसा हो गया। और ये घटना 14 दिसंबर को हुई, जब रीना नाम की महिला अपने बेटे के साथ इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज के लिए उतरी। तभी उसकी साड़ी और जैकेट मेट्रो के गेट में फंस गई, जिसके बाद महिला काफी दूर तक घसीटती हुई चली गई। इस हादसे में रीना बुरी तरह घायल हो गई और उसे तुरंत सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मम्मी का पल्ला न से मेट्रो के गेट में फंस गया और वो मेट्रो की पूरी फुल स्पीड हो गई और एकदम से मम्मी के सर में लोहे की जाली लगी और मम्मी पटरी पे गिर गई। यह हादसा इतना भयानक था कि महिला के साथ मेट्रो में सफर कर रहा उसका बेटा बुरी तरह डर गया। वहीं महिला की मौत होने के बाद परिवार में कोहराम मच गया, क्योंकि महिला के 2 बच्चे हैं और उनके पिता की पहले ही मौत हो चुकी है और महिला दुकान चलाकर बच्चों का पेट पालती थी। लेकिन उसकी मौत के बाद अब दोनों बच्चों पर रोटी का संकट खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र के IAS अधिकारी अनिल कुमार गायकवाड़ के बेटे अश्वजीत गायकवाड़ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रेमिका को कार से कुचलने के मामले में चौतरफा गिरे अश्वजीत गायकवाड़ के खिलाफ जांच के लिए SIT का गठन किया गया है और अब इस घटना की जांच DCP रैंक के अधिकारी करेंगे। वहीं मामले की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस गवाहों के बयान भी दर्ज कर रही है। साथ ही घटना से जुड़े फॉरेंसिक सबूत भी जुटाए जा रहे हैं। अब तक हमने जो साक्षीदार है वो 3 साक्षीदार के बयान नोट किए, बयान ले लिया। अभी सर अश्वजीत का भी क्या बयान हो चुका है? उसके पास इंक्वायरी चल रही है। हालांकि गंभीर रूप से चोटिल प्रिया सिंह को पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। प्रिया ने तो यहां तक दावा किया है कि पुलिस भी अश्वजीत से मिली हुई है और उसे बचाना चाहती है। सिर्फ इतना ही नहीं, 4.5 साल तक अश्वजीत सिंह के साथ रिलेशनशिप में रही प्रिया सिंह ने एक और सनसनीखेज दावा करके सबको चौंका दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि देर रात 2 पुलिस वाले उनके पास आए और उनसे बदसलूकी की और मामले को रफा दफा करने के लिए दबाव बनाया। कल पुलिस वाले आए थे कुछ 2 मेरे पास रात में, वो जबरदस्ती कुछ मुझसे साइन करवाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उनको मना किया बिकॉज मेरे पास लॉयर नहीं थी और मैं अकेले थी। तेरे सेफ्टी के लिए मैंने नहीं किया तो दे गॉट एंग्री। चूंकि अश्वजीत ने उन्हें कार से कुचलकर जान से मारने की कोशिश की थी, इसीलिए प्रिया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़ी है और पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठा रही है। मैं सिर्फ चाहती हूँ मांग मीडिया और सबसे कि 307 लगाया जाए। हालांकि प्रिया के आरोपों को DCP अमर सिंह जाधव ने बेबुनियाद बताया है। पीड़ित महिला ने जो 11 दिसंबर को हमारे जो अधिकारी गए थे उनके पास जो उन्होंने फिरियाद दी है, बयान दिया है, उसी अनुसार हमने सब भादवी के धारा उसमें अप्लाई किया। और जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी से चारों तरफ बर्फ की मोटी परत जम गई। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बाद पहाड़ों पर चारों ओर बर्फ की चादर देखी गई। बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए पर्यटक पहाड़ी इलाकों में पहुंचे। वहीं मां वैष्णो देवी मंदिर में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई। दिल्ली में तापमान में गिरावट के साथ ही कोहरे की धुंध भी देखी गई। आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में दिल्ली के तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है।
तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में भारी बारिश के चलते जिला प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने को कहा। साथ ही मौसम विभाग ने मछुआरों को तटीय इलाकों से दूर रहने की नसीहत दी। राजस्थान के माउंट आबू में तापमान -1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। मौसम विभाग के मुताबिक 22 दिसंबर तक राजस्थान में मौसम साफ रह सकता है। साथ ही तापमान में इसी तरह उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं। यहां पीएम मोदी 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की 37 परियोजनाओं की शुरुआत यहां की है। यहां प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी हिस्सा लिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटिंग मेमोरियल स्कूल ग्राउंड में लगी विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदर्शनी को देखा। इस दौरान पीएम मोदी बच्चों से मिले और फिर विकसित भारत का संकल्प लिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा जहां जहां गई है वहां पर सरकारी अफसरों पर इतना सकारात्मक प्रभाव हुआ है, उनको अपने काम का संतोष होने लगा है। दरअसल विकसित भारत संकल्प यात्रा नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार की एक पहल है, जिसके तहत पीएम आवास योजना, आयुष्मान योजना और केंद्र सरकार से जुड़ी तमाम योजनाओं की जानकारी दी जाती है, ताकि आम लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रोड शो किया। रोड शो के दौरान एक एम्बुलेंस वहां से गुजरी, जिसे रास्ता देने के लिए पीएम मोदी ने अपना काफिला रोक दिया। और जब पीएम मोदी का काफिला वाराणसी के अर्दली बाजार से निकल रहा था, तभी वहां से अचानक एक एम्बुलेंस निकली, जिसे देखते ही पीएम मोदी ने अपना काफिला वहीं का वहीं रोक दिया। पीएम मोदी के काफिले में शामिल सभी गाड़ियां भी एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए किनारे हो गईं, जिसके बाद एम्बुलेंस वहां से तेजी से निकल गई। इसके बाद पीएम ने अपना रोड शो पूरा किया। और रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लेकर के मिंट हाउस तक जगह जगह स्वागत पॉइंट बनाए गए, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और काशी की जनता ने पुष्प वर्षा कर और ढोल नगाड़े बजाकर उनका जोरदार स्वागत किया। मोदी जी के स्वरूप को हम लोग निधि समझते हैं, उनका दर्शन मात्र ही हम लोगों को निधि को मिलना है। वहीं इस दौरान बीजेपी की कई महिला नेत्री डांस करती भी नजर आई, क्योंकि पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 3 राज्यों में शानदार जीत हासिल की। इसीलिए इन महिलाओं ने डांस कर पीएम मोदी का स्वागत किया। वहीं लोगों का इतना प्यार देखकर पीएम मोदी भी गदगद हो गए और वो हाथ हिलाकर काशी की जनता का अभिवादन करते नजर आए। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को अनोखी सौगात दी। उन्होंने सूरत में दुनिया की सबसे बड़ी व्यावसायिक इमारत सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया। और माना जा रहा है कि सूरत डायमंड बोर्स गुजरात के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इसकी ओपनिंग होने से सूरत को डायमंड हब के रूप में ग्लोबल पहचान मिलेगी। वहीं हीरा कारोबार से जुड़े दुनिया भर के 175 देशों के व्यापारी भी हीरो के व्यापार के लिए सूरत का रुख करेंगे। सूरत शहर की भव्यता में एक और डायमंड जुड़ गया है। इस डायमंड की चमक के आगे दुनिया की बड़ी से बड़ी इमारतों की चमक फीकी पड़ रही है। चूंकि अभी तक मुंबई को डायमंड ट्रेडिंग का सबसे बड़ा हब माना जाता रहा है, लेकिन अब सूरत डायमंड बोर्स कच्चे और पॉलिश किए गए हीरो के कारोबार का एक वैश्विक केंद्र बनेगा और यहाँ 175 देशों के कारोबारी हीरा खरीदने आएंगे। तो गुजरात के सूरत में बना सूरत डायमंड बोर्स इसलिए भी खास है क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स है। बताते हैं आपको, सूरत डायमंड बोर्स ने अमेरिका के रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन को पीछे छोड़ दिया है। 67 लाख वर्ग फीट में बनी ये बिल्डिंग दुनिया की सबसे बड़ी व्यावसायिक इमारत है। सूरत में बने इस मेगा स्ट्रक्चर में 9 ग्राउंड टावर और 15 मंजिल हैं। 9 यहाँ पे रेक्टेंगुलर टावर है, एक सेंट्रल स्पाइन से जुड़ा हुआ है ये। इसमें 300 वर्ग फीट से 1 लाख वर्ग फीट तक के 4500 से ज्यादा ऑफिस है। और इस इमारत को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यानी कि IGBC से प्लैटिनम रैंकिंग मिली हुई है और इस बिल्डिंग का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है।
ऑफिसेज के अलावा डायमंड बोर्स कैंपस में सेफ डिपॉजिट, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हॉल, यहाँ पे मल्टीपर्पज हॉल भी बनाए गए। इसके अलावा इसमें रेस्टोरेंट, बैंक, कन्वेंशन सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, एंटरटेनमेंट एरिया और क्लब जैसी सुविधाएं भी दी गई है। इस बिल्डिंग में कुल 131 लिफ्ट हैं, जिनकी स्पीड 3 मीटर प्रति सेकंड है और इसमें सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। पूरे कैंपस में 4000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। वहीं इस बिल्डिंग को इस तरह से डिजाइन किया गया कि इसमें सिक्योरिटी गेट से ऑफिस तक पहुंचने में सिर्फ 4 मिनट ही लगते हैं। वहीं सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने दावा किया कि दुनिया में जहां कहीं भी डायमंड की बात होगी तो सबसे पहले सूरत का नाम आएगा। चूंकि सूरत डायमंड बोर्स सूरत के विकास और रोजगार के लिहाज से बेहद खास है और इससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी, वहीं 1.5 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसलिए पीएम मोदी ने इसकी जमकर तारीफ की और इसे जनता को समर्पित किया। अब दुनिया में कोई भी कहेगा डायमंड बोर्स तो सूरत का नाम साथ आएगा, भारत का नाम भी आएगा। क्योंकि पीएम मोदी गुजरात से आते हैं और वो साल 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, इसीलिए पीएम मोदी जब लोगों को संबोधित करने आए तो उन्होंने गुजराती भाषा में लोगों के साथ मजाक भी किया। भविष्यनी दुरंदेसी एनु नाम सूरत। और प्रधानमंत्री का ये अंदाज देखकर लोग गदगद हो गए। महाराष्ट्र के नागपुर में बाजार गांव स्थित एक सोलर एक्सप्लोसिव कंपनी में धमाका हुआ। धमाका इतना जबरदस्त था कि इसकी जद में आने से 9 लोगों की मौत हो गई। मुताबिक धमाका सोलर एक्सप्लोसिव कंपनी के कास्ट बूस्टर प्लांट में पैकिंग के वक्त हुआ। इस सोलर एक्सप्लोसिव कंपनी में डिफेंस प्रोडक्ट्स यानी कि रक्षा उत्पाद तैयार किए जाते हैं। यही नहीं, कंपनी में RDX और HMX जैसे एक्सप्लोसिव का भी इस्तेमाल होता है। RDX, HMX इस प्रकार के एक्सप्लोसिव यहाँ पे रहते हैं। एक बिल्डिंग में वहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ है। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि इन्हीं की वजह से धमाका हुआ हो। हालांकि अभी जांच जारी है, लिहाजा पुलिस प्रशासन ने धमाके की वजह का खुलासा नहीं किया। सुबह 9 बजे रिपोर्ट हुआ कि एक प्रोसेस बिल्डिंग में प्रोडक्ट बनाते हैं बूस्टर्स, जो कोल माइंस में यूज होता है। उस ऑपरेशंस में सीविंग ऑपरेशन होता है, तो कोई भी एक्सप्लोसिव में रॉ मटेरियल को सीव करके यूज किया जाता है। जब सीविंग कर रहे थे उसी समय यह घटना घटी। पुलिस के मुताबिक हादसा इतना तेज था कि कंपनी की इमारत का एक हिस्सा भी ध्वस्त हो गया, जबकि इस धमाके की आवाज काफी दूर तक सुनी गई, जिससे हड़कंप मच गया। Zee News।